गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम पर्सन विद मेंटल रिटार्डेशन विद एसोसिएट डिसेबिलिटी बीएड स्पेशल एजुकेशन MRID के पेपर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उससे संबंधित एक जो चैप्टर है जिसको हम सेरेब्रल पाल्सी के नाम से जानते हैं, उसको हिंदी में प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के नाम से जाना जाता है। उसके बारे में विस्तृत विवरण से पढ़ेंगे। तो सेरेब्रल पाल्सी को हिंदी में प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात कहते हैं और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात दो शब्दों से मिलकर बना है, सेरेब्रल और पाल्सी। सेरेब्रल का मतलब होता है मस्तिष्क के दोनों भाग और पाल्सी का अर्थ होता है ऐसी असामान्यता या क्षति से है जिसके कारण मस्तिष्क के जो मतलब क्या होता है, क्षति हो जाती है, जिसके कारण से सारी गति में क्या हो जाता है, अनियंत्रित हो जाती है। तो इसको हम विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए अब स्टार्ट करते हैं। सेरेब्रल पाल्सी का कॉन्सेप्ट शुरुआत कहाँ से होती है? एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सा विलियम लिट्स ने 1760 ईस्वी में बच्चों में पाई जाने वाली ऐसी असामान्यता को देखा, जिसके कारण उसकी चर्चा भी की थी, जिससे हाथ एवं पाँव की मांसपेशियाँ अकड़ गई थी, उसमें कड़कपन आ गया था, जिसमें से बच्चों की वस्तु पकड़ने की, चलने में एवं कठिनाई में क्या होती समस्या हो गई थी। इसके कारण से सर्वप्रथम इस रोग का पता चला। लेकिन इसके बाद एक प्रोफेसर लिट्स थे, उन्होंने इस असामान्यता को पूरी तरीके से परिभाषित किया और उन्होंने इसको प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात नाम दिया। 1777 ईस्वी में एक प्रमुख शिक्षा शास्त्री हुए थे सिगमंड फ्रायड ने लिट्स की असहमति को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इसका कारण भ्रूण से तो प्रभावित नहीं होता है। तो सामान्यतः परिभाषा के रूप में हम प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात को जानने की कोशिश करते हैं। ऐसी असामान्यता या क्षति जो शरीर के गति को अनियंत्रित कर देती है, उसे हम सेरेब्रल पाल्सी के नाम से जानते हैं। यह परिभाषा बैट्स एंड पेरोट के अनुसार दी गई थी। तो प्रमुख रूप से प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला इसमें प्रकार है तीव्रता की प्रमाणता के अनुसार, दूसरा प्रकार है प्रभावित अंगों की संख्या के अनुसार और तीसरा प्रकार है चिकित्सकीय लक्षणों के अनुसार। तो चलिए आज हम पहली यानी कि तीव्रता के प्रमाण के अनुसार प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की पहचान करते हैं, इसको जानते हैं। तो तीव्रता के प्रमाण के अनुसार माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, इसको 3 भागों में बांटा गया है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड यानी कि अल्प, मॉडरेट यानी कि अति अल्प और सीवियर यानी कि गंभीर। तो माइल्ड कैटेगरी तीव्रता के अनुसार माइल्ड कैटेगरी जो होती है उसमें थोड़ा मानसिक प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन बच्चा सामान्य होने के लिए थोड़ा सामान्य भी दिखाई देता है, लेकिन इसकी जो शिक्षा है वह सामान्य बच्चों के साथ भी की जा सकती है। दूसरा पॉइंट आता है मॉडरेट। इस बच्चे में यानी मॉडरेट प्रकार की जो अक्षमता होती है, यानी मॉडरेट प्रकार के जो बच्चे होते हैं उसमें गामक अक्षमता पाई जाती है तथा मस्तिष्कीय विकार पाया जाता है। और सीवियर जो अति गंभीर होती है उसमें पूर्ण शरीर प्रभावित होता है। दूसरा नंबर आता है प्रभावित अंगों की संख्या के अनुसार, इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 मेनोप्लाजिया, नंबर 2 हेमोप्लाजिया, नंबर 3 पेरोप्लाजिया, नंबर 4 क्वाड्रीप्लाजिया। तो मेनोप्लाजिया के अंतर्गत व्यक्ति के शरीर का एक भाग यानी कि व्यक्ति के शरीर का एक साइड का हाथ और एक पैर दोनों तरीके से प्रभावित होते हैं। और हेमोप्लाजिया के अंतर्गत एक साइड के दोनों अंग प्रभावित होते हैं, जैसे कि एक हाथ और एक पैर। और पेरोप्लाजिया के अंतर्गत दोनों पैर प्रभावित होते हैं और क्वाड्रीप्लाजिया के अंदर पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है। तीसरा वर्गीकरण आता है चिकित्सकीय लक्षणों के अनुसार। चिकित्सकीय लक्षणों के अनुसार इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 स्पॉटिसिटी, एथेस्टोसिस और तीसरा ट्रैक्सिया, चौथा मिश्रित। स्पॉटिसिटी में मांसपेशियों में अकड़न पाई जाती है, कड़ापन पाया जाता है तथा गुस्सा आने पर मांसपेशियों में ज़्यादा कड़ापन महसूस होने लगता है। एटोडोसिस, इसमें शरीर की गति अनियंत्रित हो जाती है और वह सही तरीके से चल फिर नहीं सकता है। एटेक्सिया में खड़े होने में बहुत परेशानी होती है। चौथा मिश्रित, इसमें स्पॉटिसिटी तथा एटेसिक दोनों प्रकार की असामान्यताएँ पाई जाती हैं। तो बच्चों आज हम प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के लक्षणों के बारे में जानेंगे, जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि बच्चे को एक सीपी बच्चे को किस तरीके से पहचाना जा सकता है। तो इसमें पहला ही कारण होता है कि वह सीपी बच्चे होते हैं जहाँ गर्दन नियंत्रण करने में ना काफ़ी समय लग जाता है। दूसरा पॉइंट जो है उसमें इनका क्या होता है कि शारीरिक विकास बहुत ही धीमा होता है
इनमें सुनने देखने की समस्या बहुत अधिक पाई जाती है। ऐसे बच्चे या तो बहुत रोते रहते हैं या बिल्कुल शांत रहते हैं। ऐसे बच्चे कपड़ा पहनते समय या नहाते समय इनके शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें अकड़न आ जाती है, जिसके कारण से इन्हें काफ़ी परेशानी महसूस करनी पड़ती है और ऐसे बच्चे मानसिक मंद भी होते हैं। हाँ, तो बच्चों हम सीपी बच्चों के लिए आज प्रबंधन योजना का प्रारंभ करेंगे। इनका प्रबंधन किस तरीके से किया जा सकता है। ऐसे बच्चों को विशेष शिक्षा के माध्यम से इनका प्रबंधन कर सकते हैं। अगर यह बच्चे सामान्य बुद्धि लब्धि या सामान्य से थोड़े कम बुद्धि लब्धि वाले हो सकते हैं, इन्हें विशेष शिक्षा दी जा सकती है तथा इन्हें प्रशिक्षण के माध्यम से हम इनका पुनर्वास कर सकते हैं। दूसरे नंबर के अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत समय की शिक्षा, हम इनको समय की शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। और तीसरे अंतर्गत आता है दैनिक जीवन के क्रियाकलाप। दैनिक जीवन के क्रियाकलाप भी इन्हें सिखाए जा सकते हैं। दिन में जो भी क्रियाएँ की जाती हैं वो सभी यानी कि सुबह जगने से लेकर के रात को सोने तक जो क्रियाएँ की जाती हैं इनको सिखाया जाता है। उसके बाद खेल चिकित्सा के माध्यम से हम इनका थोड़ा बहुत उपचार भी कर सकते हैं और सहायक उपकरणों के माध्यम से, जैसे कोई बच्चा गर्दन नियंत्रण नहीं कर सकता है तो उसको हम गर्दन नियंत्रण करने के लिए उपकरण प्रदान करेंगे। चलने फिरने में समस्या है तो उससे संबंधित बैसाखी वगैरह अगर इसका इनको बांट करके या भेंट करके इनका क्या किया जाता है, प्रबंधन किया जा सकता है। व्यवसायिक प्रशिक्षण, सभी बच्चों के लिए व्यवसाय प्रशिक्षण एवं रोजगार। ऐसे बच्चों में इनकी क्षमता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने चाहिए। अगर इनकी क्षमता के अनुसार कोई रोजगार नहीं है तो ऐसे बच्चों को रोजगार ना दिलवाई जाए जिस कारण इनको कोई भी क्षति पहुँचे। ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए व्यवसाय जरूरत पड़ती है, जिसके कारण यह आत्मनिर्भर बन सकें और अपना जीवन यापन स्वतंत्र रूप से कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।